चुनाव तो हिंदुस्तान में हो रहा है, लेकिन इस चुनाव पर नजरें पूरे दुनिया भर की टिकी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जिस तरीके से चीन से लेकर पाकिस्तान और अमेरिका तक की बातें अपने चुनावी भाषण में करते चले आ रहे हैं, उस पर हर किसी की निगाहें कुछ जरा ज्यादा पैनी होती दिखाई दे रही हैं। पाकिस्तान के संबंध में नरेंद्र मोदी आगे क्या करने वाले हैं, इस बारे में वाकई में बड़ा कौतूहल है, क्योंकि मियां मुशर्रफ करके उनका बयान अपने आप में बड़ा चर्चित रहा है। और पाकिस्तान की तमाम सरकारें, सरकारी एजेंसियां, या फिर यूं कहें कि पाकिस्तान की आवाम आज ये नजरें गड़ाए बैठी है कि अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो फिर पाकिस्तान की तरफ उनका रुख क्या होगा। आइए आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं और इसका चर्चा करेंगे न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि चीन और अमेरिका की भी। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान। भारत में चुनावों का दौर जारी है और अब बस कुछ दिनों में तय होने वाला है हिंदुस्तान का मुस्तकबिल। कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री, ये 16 मई को तय हो जाएगा। एक तरफ बीजेपी मोदी के बूते ताल ठोकने को बेताब है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस को राहुल गांधी से करिश्मे की उम्मीद है। और केजरीवाल भी इन दोनों के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए चल रहे हैं। तीनों बड़े नेताओं को लेकर पड़ोसी मुल्कों के साथ साथ अमेरिका जैसे देश भी अपनी नई रणनीतियों के साथ तैयार नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान भी भारत में स्थायी सरकार की उम्मीद लगा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से उच्चायुक्त अब्दुल वासित ने कहा कि भारत में स्थायी सरकार बनी तो बातचीत की बहाली हो सकती है। मोदी को लेकर पाकिस्तान में कश्मकश है। राहुल गांधी को लेकर भी पाकिस्तान में काफी चर्चा हो रही है, लेकिन केजरीवाल लोकप्रियता के मामले में सीमा पार सबसे आगे हैं। वो पाकिस्तानियों के बीच पसंदीदा भारतीय नेता बनकर उभरे हैं। पाकिस्तान की तरह चीनी मीडिया की पैनी नजर भारतीय चुनावों पर है। चीनी मीडिया में राहुल, मोदी और केजरीवाल को पीएम पद के दावेदारों के तौर पर देखा जा रहा है। राहुल के बारे में मीडिया में कहा जा रहा है कि अगर वो चुने गए तो मौजूदा विदेश नीति जारी रहेगी, लेकिन अगर मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर चुने गए तो दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि केजरीवाल के बारे में कहा जा रहा है कि वो सरकार में आए तो मौजूदा विदेश नीति पर ही काम करेंगे। अमेरिका की बात की जाए तो देवयानी खोबरागड़े के मसले पर यूपीए से ज्यादा तू मैं होने के बाद उसने नरेंद्र मोदी पर फोकस कर रखा है। कई अमेरिकी सांसद भी मोदी से दोस्ती के पक्ष में हैं। ऐसे में मोदी पर अमेरिकी वीजा से प्रतिबंध हटने की उम्मीद भी है। केजरीवाल को भी अमेरिका नजरअंदाज करने के मूड में नहीं दिखता, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि वो नई सरकार के बनने में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। भारत में बनने वाली नई सरकार को लेकर वहां तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। मौजूदा दौर में पीएम पद के सबसे ज्यादा प्रभावी उम्मीदवार नजर आ रहे मोदी को लेकर इन देशों में मिली जुली प्रतिक्रिया है। टीम न्यूज नेशन। ऐसा इसलिए भी क्योंकि नरेंद्र मोदी लगातार हर मोर्चे पे यूपीए सरकार को कमजोर साबित करने में लगे हुए हैं। खासकर उसकी विदेश नीति को लेकर वो हमेशा आक्रामक रहे हैं। ऐसे में दुनिया के मुल्क ये जानना चाहते हैं कि नई सरकार होगी, किस तरह के बदलाव खासकर विदेश नीति में देखने को मिलेंगे। मेरे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब, जो हमेशा मुखर रहे हैं विदेश नीति को लेकर, और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे संबित पात्रा साहब। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें, एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पड़ोसी मुल्क में हो रहे चुनाव को लेकर पाकिस्तान में चर्चा गर्म है। कौन बनेगा भारत का अगला प्रधानमंत्री, इसको लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। चुनाव के बाद पाकिस्तान भारत में स्थायी सरकार की उम्मीद कर रहा है, ताकि आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो सके। 2014 के लोकसभा चुनावों के नतीजे में अभी वक्त है। देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये तो कह पाना अभी मुश्किल है, लेकिन भारत में अगली सरकार और उसके साथ रिश्तों को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। पाकिस्तान में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर जहां लोगों में मिली जुली प्रतिक्रिया है, वहीं नरेंद्र मोदी को लेकर कश्मकश की स्थिति बनी हुई है। देखिए, हम लोगों को एक बात समझ लेनी चाहिए कि इलेक्शन से पहले कुछ तरीके होते हैं बात करने के, जो इलेक्शन जीतने के लिए किए जाते हैं। जब कोई भी
व्यक्ति सरकार बनाता है, चाहे मोदी साहब हो चाहे कोई भी हो, उसको बहुत सोच विचार के सरकार चलानी पड़ती है, देश चलाना पड़ता है। तो जो इलेक्शन में बात कहते हैं वो कुछ और होती है, जो बाद में सरकार बन के बातें चलती है वो कुछ और होती है। सत्ता बदलने की सूरत में भारत पाक रिश्तों में नए समीकरणों की इबारत पाकिस्तान में लोग अपने अपने ढंग से गढ़ रहे हैं। पाक टीवी चैनलों पर भारत में नई सरकार को लेकर खूब बहस हो रही है। नरेंद्र मोदी जिस आइडियोलॉजी को लेकर अब इंडिया में ताकत हासिल, बहस का सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ही है। पाकिस्तान में उनके बयानों के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। हिंदुस्तान में हम 125 करोड़ एक है, वयम पंचाधिकम शतम। हमारे प्रधानमंत्री का अपमान ये देश सहन नहीं करेगा। सीज फायर और घुसपैठ की कोशिशों को अलग कर दें तो यूपीए के कार्यकाल में दोनों देशों में सीधी टक्कर नहीं हुई है, लेकिन मोदी को लेकर वहां तरह तरह की बातें प्रचारित की जा रही हैं। हालांकि दिल्ली में विधानसभा चुनावों के दौरान दिए अपने इस भाषण के बाद नरेंद्र मोदी ने पड़ोसी पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की बजाय वहां की सरकार को विकास के मुद्दों पर जोर देने की नसीहत दी है। पाकिस्तान के हुक्मरान समझिए, 10 साल के लिए आप पाकिस्तान की धरती पर आतंकवादियों को पैर नहीं रखने देंगे, आतंकवादियों को रक्षा नहीं करेंगे, आतंकवादियों का ब्रीडिंग ग्राउंड नहीं बनने देंगे। 10 साल करके देखिए, मैं दावे से कहता हूं पिछले 60 साल में पाकिस्तान की जो प्रगति नहीं हुई है उससे अनेक गुना प्रगति पाकिस्तान की होगी। पाकिस्तान के नौजवानों का भला होगा, पाकिस्तान गरीबी से बाहर आएगा। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान की राजनीति हमेशा से ही भारत के विरोध पर आधारित रही है, लेकिन इस दफा पाकिस्तान मोदी को लेकर पॉजिटिव संकेत देता हुआ दिख रहा है। पाकिस्तानी उच्चायुक्त अपने बयान में कह चुके हैं कि उनका देश अगली सरकार की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। बहुत अच्छा फाल करना। टीम न्यूज नेशन। नरेंद्र मोदी के भाषणों में पाकिस्तान का जिक्र जब भी आता है तो काफी तल्ख अंदाज दिखाई देता है और आतंकवाद के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी किसी भी तरह के कॉम्प्रोमाइज की बात करते हुए नहीं दिखाई देते। बख्शी साहब, नरेंद्र मोदी की बातों को अगर देखें या फिर मौजूदा यूपीए सरकार जिसकी अगुवाई कर रहे थे मनमोहन सिंह, अब हो सकता है कि अगर उनकी सरकार दोबारा बन जाती है तो शायद मनमोहन सिंह जी नहीं, राहुल गांधी वहां हो सकते हैं। आतंकवाद को लेकर एक रवैया हम देख चुके हैं पिछले 10 साल से। नरेंद्र मोदी का रवैया कुछ अलग दिखाई देता है, भिन्न दिखाई देता है। क्या पाकिस्तान में लोगों को चिंता होनी चाहिए? मेरे कई सारे मित्र वहां पर जो हैं बड़े चिंतित। मेरे ख्याल उनकी चिंता जायज है, बिकॉज उसके पीछे एक गिल्टी कॉन्शियंस है। 10 साल नहीं, पिछले 30 साल से पाकिस्तान की आईएसआई ने लगातार एक आतंकवाद का दौर भारतवर्ष के अंदर जारी रखा है। सबसे पहले ये दौर पंजाब में शुरू हुआ था, याद रहे, और 21,000 भारतीय लाशें गिरी थी उस आतंकवाद के दौर में। फिर ये आतंकवाद का दौर वहां से शिफ्ट करके जम्मू कश्मीर ले जाया गया, जहां 44,000 भारतीय नागरिक शहीद हुए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस शामिल। उसके बाद तो ये पूरे भारतवर्ष में फैला दिया गया। लश्कर-ए-तोयबा इनकॉर्पोरेटेड, इंडियन मुजाहिदीन, हरकतुल जिहाद इस्लामी, दे वर ऑल लेट लूज, और कोई 15 से 20 हजार आपके नागरिक आपके अलग अलग शहरों में मारे गए। सो अब एक समय आ गया है कि जब हमें पूछना पड़ेगा अपनी सरकार से कि आपने राइट टू एजुकेशन दे दिया, आपने राइट टू फूड दे दिया, आप राइट टू लाइफ कब देंगे? अगर 80,000 हमारे भारतीय नागरिक इस तरह बेमौत मारे जा सकते हैं हमारी सड़कों के ऊपर, तो आई मीन वेयर इज द राइट टू लाइफ? बख्शी साहब, अब तक आपने देखा बीजेपी हमेशा सॉफ्ट स्टेट के लिए यूपीए सरकार को कोसती रही। सवाल अब ये उठेगा कि आप किस तरह की नीति लेकर आएंगे, क्योंकि आप जो नवाज शरीफ से अटल बिहारी वाजपेयी साहब डील कर रहे थे, उन्हीं नवाज शरीफ से अब नरेंद्र मोदी को डील करना है। टेररिज्म आपका कोर सेंटर रहा, लेकिन हर बार आप इस मुद्दे को भूल जाते हैं। आपको याद होगा सरमल शेप में डीलिंग करने की बात कर दी गई थी बाकी बातचीत से टेररिज्म को। मेरा ख्याल अगर यूपीए सरकार को बाहर जाना पड़ा तो इसी मुद्दे पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये देश की जनता में आक्रोश की लहर फैली है। माफ कीजिए, मैं देश के गांव-गांव तक जाके घूमा हूं। मैं विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन से जुड़ा था, मैं बच्चों से बातें करने गया हूं। देश भर में आक्रोश है कि 80,000 जाने आप खोकर हमने क्या कीमत बढ़ाई है पाकिस्तान के लिए। व्हाट हैव वी डन टू डिटर पाकिस्तान? संबित पात्रा जी,
क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अगर अगुवाई वाली सरकार देश में बन जाती है, तो पाकिस्तान को लेकर एक अलग निहित नीति आपकी दिखाई देगी? आतंकवाद को लेकर जो नरेंद्र मोदी के तमाम भाषण सामने आते रहे वो दिखाई देंगे? और क्या आप अपने आप को वाकई में जिन मुद्दों पर यूपीए सरकार को कोसते रहे हैं उन मुद्दों से अपने आप को भिन्न कर पाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का मान रखिएगा। बिल्कुल, देखिए अजय जी, सबसे महत्वपूर्ण विषय है जिस प्रकार की नीतियां यूपीए की रही है वो कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रोमाइज की नीतियां रही हैं। आपको ध्यान होगा बहुत पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि बिजनेस विल नॉट कंटिन्यू विद पाकिस्तान एज यूजुअल, मगर उसके बाद बिजनेस एज यूजुअल होने में उन्हें बहुत कम समय लगा और बिल्कुल एज यूजुअल बिजनेस चलता रहा। और किस प्रकार से बार बार हर घटना के बाद जो पाकिस्तान के साथ घटी एक गूफअप होता हुआ दिखाई दिया। कहीं ना कहीं ए.के. एंटोनी पार्लियामेंट में कहते हुए नजर आए कि पाकिस्तान के सेना के यूनिफॉर्म में जो आतंकवादी थे वो आ रहे थे। अगर आप बुरा ना माने संबित जी, तो मैं जरा आपको बीच में रोकना चाहूंगा। एनडीए के दौरान कितनी बार ऐसा मौका आया, जरा याद कीजिएगा। 1999 करगिल युद्ध, कहा गया कि उसके बाद जनरल मुशर्रफ क्या उनकी परछाई भी देश पर नहीं आएगी। आगरा समिट होता है, उसके बाद चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आगरा समिट विफल होता है, मुंह की खानी पड़ती है। थोड़ा और आगे बढ़िए, देश में संसद पर हमला होता है, कहा जाता है कि युद्ध जैसी परिस्थिति है, ऑपरेशन विजय को अंजाम देने के लिए 55,000 सैनिकों को फौज के साथ साथ और तमाम लाव लश्कर के साथ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर खड़ा कर दिया जाता है 11 महीने के लिए। हाथ क्या आता है, वापस लौट जाते हैं। एक के बाद आतंकी हमले होते चले जाते हैं। एनडीए सरकार ने ऐसा कौन सा झंडा गाड़ दिया था साहब? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है, यहां मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया था और वो स्टेटमेंट ये था कि देखिए, हम पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं, हम दोस्तों को जरूर बदल सकते हैं। तो जिन पड़ोसियों के साथ हमेशा रहना है, स्वाभाविक रूप से जो हमारी पॉलिसीज है उनके साथ वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो फ्रेंडली तो होनी ही चाहिए, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइज। मनमोहन सिंह भी ऐसा ही कह रहे थे। रेडलाइंस के बारे में बात करते हैं जब भी कोई घटना घटते हैं। नहीं, देखिए, मनमोहन सिंह ने तो बहुत सारे ब्लंडर्स किए। मनमोहन सिंह तो बलूचिस्तान करके आ गए, जो हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कभी सोच भी नहीं सकना चाहिए था, वो काम मनमोहन सिंह जी ने कर दिया। वो संबित, आप ये कह रहे हैं, मैं अगर आपके संदर्भ को समझने की कोशिश करूं, अगर आपकी सरकार बनती है, आपके प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से पहली शर्त ये रखेंगे, बातचीत तब करेंगे, पहले टेररिज्म खत्म करो। हमें मालूम है 42 ऐसे अड्डे आतंकवादियों के पाकिस्तान की जमीन पर अभी चल रहे हैं, आप उनके खात्मे के लिए कहेंगे, तब जाके आप बातचीत की टेबल में बैठेंगे। क्या यह संदर्भ है आपके कहने का? देखिए, ये तो वैसे स्पेक्युलेटिव इशू है, फॉरेन पॉलिसी क्या बनेगा ये वक्त ही बताएगा, मगर ये आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मैंने नरेंद्र मोदी जी को हर भाषण में बोलते हुए सुना है और आपने भी सुनाया है जिस प्रकार से उन्होंने पाकिस्तान को ये एडवाइस दिया कि आप 10 वर्षों तक किसी प्रकार की आतंकवादी को अपने ग्राउंड में ब्रीड होने मत दे, टेररिज्म पे अंकुश लगाए और विकास के विषय में आगे बढ़ाए। संबित जी, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि रैलियों में भाषण देना, संबित जी, रैलियों में भाषण देना और वहां पर उत्तेजित बातों को कहना एक अलग मसला है, और सरकार रहते हुए, सरकार चलाते हुए पड़ोसी देश के ऊपर नकेल कसना एक दूसरा मसला है। एनडीए की सरकार भी नहीं कर पाई थी पाकिस्तान के खिलाफ कोई बहुत बड़ी और ठोस कार्रवाई, और शायद यूपीए सरकार भी। क्या इतना आसान होगा कि नरेंद्र मोदी जी आए और जादुई छड़ी चला दें? मैं आपको याद दिलाऊं, सर क्रीक के मामले में पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत कड़ा रुख अपनाया था पाकिस्तान को लेकर, और किस प्रकार से उस समय कहीं ना कहीं भारत के जो हमारे डिप्लोमैट्स थे और जो हमारा प्रधानमंत्री कार्यालय था वो एक लैकलस्टर अपीयरेंस के साथ खड़ा था सर क्रीक को लेकर, और वहां नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 1 इंच जमीन गुजरात की मैं पाकिस्तान को लेने नहीं दूंगा। सर क्रीक हमारे लिए बहुत एक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री में बड़ा फर्क होता है संबित जी, एक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बड़ा फर्क होता है। क्या कहेंगे आप? मैं आप ही टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, मैं आपकी बात जायज है कि कुछ अंकुश जरूर लगते हैं प्रधानमंत्री पे, काफी चीजें सोचनी पड़ती हैं उनको, लेकिन एक बुनियादी इच्छा शक्ति का जो डेमोन्स्ट्रेशन, जो अभाव हमने देखा है,